हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी को मेरे स्टडी एंड हेल्थ चैनल में स्वागत है। मैं ऋषि झा। आज जो पढ़ने जा रहे हैं वो है क्लास 10th एनसीईआरटी का 6 चैप्टर जैव प्रक्रम। उसमें मनुष्यों में पोषण आज हम लोग पढ़ने जाएंगे। मनुष्य के पाचन तंत्र के बारे में हम लोग पढ़ेंगे और ये लेक्चर जो है उन सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही यूजफुल होगा, उपयोगी होगा, जो क्लास 10th के हैं, जिनका मैट्रिक एग्जाम है और जो भी टीजीटी, पीजीटी या हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन के बीपीएड या एमपीएड के शिक्षक अभ्यर्थी हैं। उन सभी के लिए ये इम्पोर्टेंट टॉपिक होने वाला है, लेक्चर होने वाला है। और यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन डायरेक्ट ही पूछे जाते हैं। जहाँ तक कि बीपीएड और एमपीएड के जो भी स्टूडेंट्स हैं उनके लिए मनुष्य के पोषण या पाचन तंत्र के कार्य प्रणाली डायग्राम के साथ बनाने के लिए 15 से 20 नंबर में दिया जाता है। तो आइए हम देखते हैं, जैसे कि पीछे बना हुआ है मनुष्य का डायग्राम, पाचन तंत्र का डायग्राम। तो यहाँ पे आप देखो, जो ये मुगुहा है, ग्रशिका है ना, उसके बाद अमाशय है। भोजन को जब ग्रासनली से जो है अमाशय में पहुंचता है तो उसके अंदर बहुत सारे पाचन जठर ग्रंथियां होती है, जैसे कि सेलेस्मा, उसके बाद एशियल हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है और पेप्सिन होता है। इस तरह से जो है भोजन जो है जटिल भोज्य पदार्थ जो है सरल भोज्य पदार्थ में बदलते चला जाता है। उसके बाद आग्नेयाशय से होते हुए बृहदांत्र और छोटी छोटी आंत में प्रवेश करता है और उसके बाद बड़ी आंत्र में और रेक्टम मलाशय द्वारा किस प्रकार से वो शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है अवशेष पदार्थ को। इसमें छोटी आंत जो है जिसकी लंबाई 6 मीटर होती है और 2.5 सेंटीमीटर जो है इसकी लेंथ होती है और मतलब चौड़ाई होती है। और परिशेषिका, जिसको हम अपेंडिसाइटिस भी बोलते हैं, अपेंडिक्स या अवशेष अंग, जो कि जब इंसान जो है बहुत पहले जो है इसकी यूज हमारे बॉडी के अंदर होता था। और ये अवशेष अंग है, ये कि बड़ी आंत का ही एक हिस्सा है। अपेंडिसाइटिस का मतलब ही होता है अवशेष अंग, और इसका यूज हमारे बॉडी के अंदर नहीं होता वैसे, और ये एक्स्ट्रा अंग है। इसमें कभी कभी क्या होता है, इन्फेक्शन हो जाता है, जिसको डॉक्टर जो है फर्स्ट पेन जो होता है उसके 4 से 5 हफ्ते के बाद इसको इनमें इन्फेक्शन का पश आ जाता है, पीज आ जाता है, जो कि हमारे जीवन के लिए या एक इंसान की जिंदगी के लिए ये सही नहीं होता है। अगर ये इसमें इन्फेक्शन हो गया है और ये फट गया तो फिर इंसान की मृत्यु तक भी हो जाती है। तो ये अपेंडिसाइटिस है। फिर छोटी आंत में पूरे भोजन का जो है पाचन होता है, इसके बारे में हम लोग समझेंगे इस वीडियो में। पित्ताशय का क्या काम है, पितरस है ना, उसके बाद उसका क्या यूज होता है। यकृति, लीवर, यकृति किस प्रकार से जो है पितरस को जो है बनाता है ना। तो इस सारे जो डायग्राम है इनमें जितने भी नाक, ग्रसनी, मुखगुहा, आमाशय, अग्नाशय, बृहदांत, रेक्टम, परिशेषिका, छोटी आंत, पित्ताशय, यकृति, ये सारे मिलकर के जो हमारे पाचन तंत्र का एक हिस्सा है, इसके बारे में हम लोग इस वीडियो में जानेंगे। इन सारे का क्या पाचन तंत्र में अहम रोल है। तो यहाँ देखो आप, मनुष्य में पोषण, मनुष्य का पाचन तंत्र, इसको हम समझते हैं। मनुष्य तथा सभी उच्च श्रेणी के मेटाजोआ वर्ग के जंतुओं में भोजन के पाचन के लिए विशेष अंग पाए जाते हैं। यहाँ पे मेटाजोआ आप जान रहे हो ये क्या है। देखो मेटाजोआ ये हो गया जो, जैसे कि वो जीव जंतु जो कि सेल से उत्तम कोशिका से बना हुआ है, उत्तम सेल से उसका निर्माण हुआ है, उत्तकों से उसका बॉडी का निर्माण हुआ है, उसमें विशेष रूप से उसके भोजन के पाचन के लिए पाचन गुहा है। जैसे कि हमारे बॉडी के अंदर क्या होता है, एक पाचन, विशेष प्रकार का पाचन तंत्र होता है, और वो जितने भी जीव जंतु के अंदर पाए जाते हैं एक विशेष प्रकार का पाचन गुहा पाया जाता है, उस सारे जो है मेटाजोआ के अंतर्गत आते हैं। तो हम लोग, एक इंसान भी मेटाजोआ मतलब के अंतर्गत ही आता है। और पाचन के लिए एक विशेष अंग, इसको हमने समझ लिया, जिन्हें आहार नाल कहते हैं। जिन्हें क्या कहते हैं, मनुष्य तथा सभी उच्च श्रेणी के मेटाजोआ वर्ग के जंतुओं में भोजन के पाचन के लिए विशेष अंग पाए जाते हैं, जिन्हें आहार नाल कहते हैं। आहार नाल के अतिरिक्त इनमें कुछ पाचक ग्रंथियां, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स होती है, जो जटिल भोज्य पदार्थ के पाचन हेतु पाचक रस का स्रावन करती है ना। जटिल, तो हमारे बॉडी के अंदर जब हम जटिल भोज्य पदार्थ को ग्रहण करते हैं तो हमारे बॉडी के अंदर मुख गुहा, मुंह से ही जो है दांत उसको पीसता है, सरल करते जाता है। फिर जो है उसमें लार, एमिलेज मिलते हैं, फिर जो है उसका लुगदी बना दिया जाता है जीभ के मदद से। फिर उसको हम निगलते हैं, निगलने के बाद ग्रासनली में जो है क्रमांकुंचन की प्रक्रिया के द्वारा जो है ये आमाशय में पहुंचता है। आमाशय में भी उसका जो है सरलीकरण किया जाता है। जठर रस, पित्त रस, मतलब जठर रस जो होता है HCl
है ना, ये सारे मिलके जो है भोजन का सरलीकरण करते चले जाते हैं। तो जटिल भोज्य पदार्थ के पाचन हेतु पाचक रस का श्रावण करते हैं। तो मनुष्य में आहार नाल पाचक ग्रंथियां तथा पाचन की प्रक्रिया सम्मिलित रूप से पाचन तंत्र का निर्माण करते हैं। मतलब यहाँ पे आप जानते हैं पाचन तंत्र की कार्य प्रणाली, पाचन तंत्र किस प्रकार से कार्य करता है उसको हम समझते हैं। देखिए, आहार नाल की सबसे लंबाई लगभग, आहार नाल की लंबाई लगभग कितना होता है, 9 से 10 मीटर। इसको हम याद करेंगे और इसको दिमाग में बिठा के रखना है। आहार नाल की लंबाई लगभग 9 से 10 मीटर होता है, जो मुख से प्रारंभ होकर मल द्वार रेक्टम तक जाता है। यहाँ देखो आप, यहाँ तक जाता है, यहाँ से स्टार्ट होता है और पूरा रास्ता तय करते हुए रेक्टम तक इसकी लंबाई है, जिसकी लंबाई कितनी है, 9 से 10 मीटर, जो मुख से प्रारंभ होकर मल द्वार तक होती है। उसके प्रमुख अंग अथवा भाग को निम्नलिखित बिंदुओं के अंतर्गत स्पष्ट किया जा सकता है। जैसे कि हम देखते हैं, भोजन का पाचन मुंह में ही शुरू हो जाता है। जब जटिल भोज्य पदार्थ, रोटी है ना, कुछ भी हम खाते हैं, जटिल भोज्य पदार्थ, चावल दाल रोटी कुछ भी खाते हैं, वो जटिल भोज्य पदार्थ है, उसको हम डायरेक्ट ही नहीं निगल सकते हैं। उसका क्या होता है, मुंह के अंदर हम चबाते हैं अच्छे से, उसका जो है टुकड़ा खंडित किया जाता है, उसको खंडित कर देते, टुकड़ा टुकड़ा में मसल देते हैं, है ना। तो भोजन का पाचन मुंह में ही शुरू कर दिया जाता है। मुख, पाचन तंत्र का मुख एक प्रमुख अंग है। पाचन तंत्र का मुख एक बहुत ही बड़ा प्रमुख अंग है, जिसके द्वारा भोजन को निगला जाता है। अगर वो पीसेगा नहीं तो डायरेक्ट हम किसी भी जटिल भोज्य पदार्थ को निगल नहीं सकते हैं। मानव का मुख दोनों जबड़ों के बीच स्थित होता है। मानव का जो मुख होता है, मुख दोनों जबड़ों के बीच स्थित होता है। दोनों जबड़ों में दांत दाढ़ी सुदृढ़ता से जमे होते हैं, एकदम खतरनाक तरीका से जो है, स्ट्रॉन्ग तरीका से जो है जमे होते हैं जबड़ों के बीच में दंत। इसीलिए हम किसी भी बोलते हैं ना, हम लोग लोहे की चना तक हम चबा सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो सुदृढ़ता से जमे हुए हैं, है ना, मजबूती से वो जबड़े में बैठे होते हैं। मुख के ऊपर का भाग तालु कहलाता है। मुख के ऊपर का भाग तालु कहलाता है। इधर उधर की दिशाएं कोमल मांस की बनी होती है, जिसको कपोल या गाल कहा जाता है। दोनों जबड़ों के मध्य एक गुहा होती है, जिसको हम मुख गुहा कहते हैं, जिसके बारे में आगे हम पढ़ेंगे, है ना। और मुख गुहा की निचली सतह पर एक गुलाबी दानेदार जीभ होती है। जीभ के ऊपर नन्हे नन्हे दाने होते हैं, जिन्हें हम स्वाद कलियां कहते हैं। और इन्हीं के द्वारा स्वाद कलियों के द्वारा ही हम स्वाद का अनुभव करते हैं। दांत जो है ग्रहण किए हुए भोजन को जो है सरल रूप में जो है परिवर्तित, पीस करके जो है उसको सरल रूप में परिवर्तित कर देता है। और दांत जैसे कि जटिल भोज्य पदार्थ, जिसको हम जैसे कि चना लेते हैं, बादाम लेते हैं, या हार्डेस्ट कोई भी फ्रूट हम खाते हैं, जैसे कि मतलब मटन खाते हैं, चिकन खाते हैं, जो भी हार्डेस्ट है उसको क्या करता है दांत, वो बहुत ही जटिल भोज्य पदार्थ है। उसको जब हम मुंह के अंदर डायरेक्ट ही निगलते नहीं है, निगल पाएंगे ही नहीं, तो क्या किया जाता है, दांत के द्वारा उसको पीस करके उसमें लार एमिलेज लार सारे मिक्स होते हैं जीभ की मदद से, और उसको सरल रूप में तोड़ दिया जाता है, लुग्ध के रूप में, मंड के रूप में जो है उसको तोड़ दिया जाता है, और जिससे कि वो निगलने में आसानी हो और वो हमारे ग्रास नली से होते हुए अमाशय में आसानी से पहुंच जाए। तो इस प्रकार दांतों का हमारे पाचन तंत्र में बहुत बड़ा एक रोल है। तो सारे बातों को हमने देखा और आगे हम लोग अभी जानेंगे। अगर आप नोट करना चाहते हैं इसको नोट कीजिए, फिर आगे देखते हैं। तो आइए अब हम देखते हैं। अभी हमने देखा दांतों के द्वारा भोज्य पदार्थ को पीस कर सरल रूप में तोड़ दिया जाता है। क्यों तोड़ दिया जाता है? क्योंकि उसका सरलतम रूप, जब रोटी के अंदर या कार्बोहाइड्रेट के रूप में जब उसको हम पीसेंगे तो उसका सरलीकरण होगा, आणविक स्तर पे वो टूटेगा, और उसमें उपस्थित ग्लूकोज जो कि हमारे बॉडी में अवशोषण छोटी आंत से हो जाती है, और उसका अभिक्रिया ऑक्सीजन से हमारे कोशिकाओं के स्तर पे हो सके, इसलिए उसको तोड़ना जरूरी है। तो पोषण में जटिल भोज्य पदार्थ को सरल करते जो है छोटी आंत तक सरलीकरण ही होते जाता है। तो यहाँ पे देखिए लार ग्रंथि। अब देखिए लार ग्रंथि क्या है और इसके क्या कार्य हैं हमारे बॉडी के अंदर। मनुष्य के मुख में 3 जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती है, सलाइवरी ग्लैंड्स पाई जाती है, उपस्थित होती है। 3 जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती है। एक यहाँ होता है ना, 2, एक ऊपर, एक नीचे, एक यहाँ पाया जाता है, एक यहाँ पे पाया जाता है, एक इसके नीचे पाया जाता है, और एक यहाँ पाया जाता है। तीनों मतलब ये एक जोड़ी यहाँ, एक जोड़ी यहाँ पे पाया जाता है, एक जोड़ी नीचे पाया जाता है। और देखोगे कभी आप बहुत ज्यादा टेस्टी खाना को देखते हो तो ये इतने ज्यादा मतलब एग्रेसिव हो जाते हैं कि आप कभी कभी देखते होंगे कि आपके मुंह से जो है लार ऑटोमेटिक जो है
मतलब कुछ बूंदे जो है बाहर रिलीज हो जाती है। तो ये सारे जो हैं काम किसके हैं? लार ग्रंथि की हैं, जिससे कि ये लार जो है हमारे मुंह के अंदर, जो कि जटिल भोज पदार्थ में जब दांतों के द्वारा पीसा जाता है और उसको सरलीकरण किया जाता है, सरली रूप में तोड़ा जाता है, उसमें ये मदद करती है। तो आगे देखिए, ये जो लार ग्रंथियां, 3 जोड़ी लार ग्रंथियां हमारे मुंह के अंदर पाई जाती है, जिन्हें क्रमशः पैरोटिड ग्रंथि, सबमेंडिबुलर ग्रंथि तथा सबलिंगुअल ग्रंथि कहते हैं। क्या कहते हैं? पैरोटिड ग्रंथि, सबमैंडिबुलर ग्रंथि तथा सबलिंगुअल ग्रंथि, ये तीनों हम याद रखेंगे। ये तीनों क्या हैं? लाल ग्रंथियां हैं। लाल ग्रंथियां मुख की 6 ग्रंथियों के स्रावन के मिश्रण से बनती है। 3 दाईं ओर, 3 बाईं ओर ये उपस्थित होती है मुंह के अंदर। इनके द्वारा लार का श्रावण होता है। इनके द्वारा क्या होता है? लार ग्रंथियों के द्वारा क्या होता है? लार का श्रावण होता है। लार में एक एंजाइम होता है जिसे टाइलिन अथवा सैलिवरी एमाइलेज कहते हैं। यह भोजन में आए स्टार्च को माल्टोज, आइसोमाल्टोज तथा डेक्स्ट्रीन में बदल देते हैं, है ना। ये भोजन में आए स्टार्च को, अब देखिए स्टार्च मंड है ना, शर्करा मंड स्टार्च। देखिए आपको बताते हैं पेड़ पौधे क्या करते हैं। पेड़ पौधे के अंदर जो, जब वो प्रकाश से भोजन बनाते हैं तो उनका जो भोजन है वो स्टार्च या मंड के रूप में, शर्करा मंड के रूप में वो संचित होकर रहता है। जैसे कि हमारे बॉडी के अंदर ग्लाइकोजन के रूप में संचित होकर रहता है, इसी तरह पेड़ पौधे के अंदर ये जो है मंड के रूप में संचित होकर रहता है। और ये मंड जो स्टार्च जो है पौधे अपने दाना में, जैसे गेहूं है, गेहूं के फसल के दाना में वो डाल दिया, और जब उसके हम आटा पिसाते हैं गेहूं का, और जब उसका रोटी हम खाते हैं तो वो स्टार्च जो है यहाँ पे लार के द्वारा मिल के जो है स्टार्च को माल्टेज, आइसोमाल्टेज तथा डेक्स्ट्रीन में बदल दिया जाता है। लार के कुछ प्रमुख कार्य हैं। अब इस प्रमुख कार्य को हम जानते हैं। लार के प्रमुख कार्य जो हैं वो हमारे मुंह के अंदर या हमारे पाचन तंत्र में क्या है उसको हम जानते हैं। लार दांतों को साफ करती है। लार जो है दांतों को क्या करती है? साफ करती है। जैसे कि लार जो है उसकी प्रकृति जो होती है क्षारकीय प्रकृति की होती है, और जब हमारे मुंह के अंदर, जब हम मीठा कुछ खाते हैं, किसी भी प्रकार का जो है मतलब जिससे कि हमारे दांत अम्लीय हो जाए, जिससे दांत का संचरण जो होता है, जबकि हम आगे पढ़ेंगे दंत क्षय में, दांत का क्षरण हो जाता है अम्लीय के कारण। अम्लीय माध्यम जब दांत के ऊपर आएगा तो क्या होगा? उसका संचरण जो है वो नाश होना स्टार्ट हो जाता है, उसका जो है डैमेज होने लगता है। तो उससे क्या होता है, जब हमारे बॉडी के अंदर, मतलब मुंह के अंदर जब प्रॉपर मात्रा में लार बनती रहती है लार ग्रंथियों के द्वारा, तो उससे क्या होता है? हमारी दांत का पीएच मान सही रहता है, जिससे कि क्षय से वो बचा रहता है, दंत क्षय से वो बचा रहता है। लार दांतों को साफ करती है। भोजन को मुलायम और फिसलन बना देती है। भोजन को क्या कर देती है? मुलायम और फिसलन भरा बना देती है। भोजन को मुलायम कर देती है, जिससे कि उसे चबाने के बाद जीभ का बहुत अहम रोल होता है। जीभ उसको क्या करता है? एक तो टेस्ट वर्ड होते हैं जिससे हम स्वाद का पता करते हैं, और हमारे मुंह के अंदर जीभ का क्या काम है? उसको लार को अच्छे से मिलाने में सबसे ज्यादा मदद जो है दांतों द्वारा पीसने और लार को उसमें सही ढंग से मिलाने में मदद जीभ करता है, जिससे कि भोजन फिसलन भरा हो जाता है। इससे इसमें उपस्थित लाइसोजोम जीवाणुओं को मार देती है। जैसे कि आप जानते हो बाहर में भोजन बहुत दिन से पड़ा हुआ है, या घर में आप फ्रिज में स्टोर करके रख देते हो, उसमें बहुत सारे जीवाणु जो है हमारे बॉडी के लिए, विषाणु जो है उसमें पनप जाते हैं, जो कि हमारे बॉडी के लिए क्या है? सही नहीं है। या आप खुली हवा में आप घूम रहे हो, मुंह खोल के आप दौड़ रहे हो सड़क पे, बहुत सारे जो है मतलब बैक्टीरिया जो है मेरे मुंह में आ जाते हैं, है ना। तो उसमें लाइसोजोम जीवाणु को जो है, जिसको कि हमारे बॉडी के लिए वो सही नहीं है, हम बीमार पड़ सकते हैं। तो उससे मतलब उस जीवाणुओं से हमारी रक्षा में जो है लार बहुत मदद करती है, क्योंकि इसमें उपस्थित लाइसोजोम क्या करता है? जीवाणुओं को मार देता है। लार मुख, गुहा, होठ व मुख को गीला रखने में सहायता करता है। अब देखिए लार जो होता है, यहाँ पे दिया है मुख, गुहा, होठ, है ना, मुख को गीला रखने में सहायता करता है। अब एक बात जानो, जैसे कि आप यहाँ पे क्या दिया है? गीला, होठ मुख गीला रखने में सहायता करता है। गला को भी ये गीला रखता है ना, मुख, गुहा, गला को भी ये गीला रखता है। अब देखो, अब मान के चलो आप मुंह खोल के दौड़ो, है ना, मुंह खोल के दौड़ते हो। हम तो ऐसे एथलेटिक रह चुके हैं, रनिंग वनिंग हम बहुत अच्छे करते थे, है ना। एथलेटिक्स से, हम स्पोर्ट्स से बिलोंग करते हैं, और उसी में जो है हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन के हम टीचर भी हैं। तो यहाँ पे आप
मैंने बहुत सारा स्पोर्ट्स करते हुए स्टूडेंट्स को देखा है, या खुद मैंने इस चीज को अनुभव किया है। जब आप दौड़ोगे, मुंह खोल के अगर दौड़ोगे, स्प्रिंट लगाओगे, वहां क्या होता है, कभी कभी गला सूख जाता है। गला सूख जाता है तो क्या होता है, आप बोल नहीं पाते हो और उल्टी जैसे मन करने लगता है, क्योंकि गला सूखा नहीं है। जैसे कि आप एड वेड देखे होगे विक्स विक्स का, या बहुत सारा ऐसा होता है जिसमें खिचखिच हो जाता है ना, सूखा कारण खिचखिच होता है और हम आवाज नहीं निकाल पाते हैं। इन सारे चीजों से जो है, बोलने में, उच्चारण करने में या किसी चीज को निगलने में लार की अहम भूमिका होती है। अगर आपका ओठ सूख जाएगा तो आप बोल नहीं पाओगे बार बार जो है, क्योंकि लार अगर रहेगा तो भींगा रहेगा तो आप उच्चारण कर सकते हो। अगर मुंह में जो है अगर लार की कमी हो जाए तो क्या होगा, हम किसी भी मतलब किसी भी चीज को बोल नहीं पाएंगे, किसी भी मतलब वर्ड को हम उच्चारण नहीं कर सकते हैं, किसी भी शब्द का उच्चारण हम नहीं कर सकते हैं। अगर शब्द का उच्चारण हम कर रहे हैं तो उसमें सबसे अहम रोल किसी मुंह के अंदर है तो लार का भी है ना। तो लार मुख गुहा ओठ व मुख को गीला रखने में सहायता करता है, जिससे ध्वनि का उच्चारण सुचारू रूप से हो सके या रूप से होता है। गला अगर सूख जाएगा तो आपका आवाज निकलेगा, है ना, आप बोल नहीं पाओगे, ऐसा है। तो ये सारी अहमियत जो हमारे मुंह के अंदर, एक इंसान के बॉडी के अंदर जो पाचन तंत्र है, और इसमें जो है लार की बहुत बड़ी अहमियत है, जो कि हमारे भोजन में लार मिलके जो है उसमें जो है क्या करता है, उसको सरलीकरण कर देता है जीभ के मदद से, दांत की मदद से, और उसको फिसलन भरा बना देता है, लुगदी बना देता है ना, मंड के रूप में उसको जो है तोड़ देता है, और जिससे कि उसे निगलने में आसानी हो। इस प्रकार लार हमारे मुख गुहा के अंदर, मुख के अंदर जो है भोजन के पाचन तंत्र में और भोजन के सरल रूप में पाचन में जो है सहायता करता है। तो आगे हम देखते हैं मुख गुहा। आगे क्या देखते हैं, मुख गुहा। एक खाली जगह होता है, मुख गुहा क्या होता है, एक अंदर में खाली जगह होता है ना, अंदर में क्या होता है, खाली जगह होता है। यहाँ आप देख सकते हैं इस डायग्राम में, है ना। और जो पृष्ठ भाग में तालु, अधर भाग में गला, है ना, पार्श्व भाग में मसूढ़ा एवं दांतों द्वारा घिरा रहता है ना। पृष्ठ भाग में तालु, और यहाँ आप देखो अधर भाग में गला, और पार्श्व भाग में मसूढ़ा दांतों द्वारा घिरा रहता है। इसके अंतर्गत क्या आते हैं, तालु आते हैं, जिह्वा आते हैं एवं दांत आते हैं। आगे हम देखेंगे ग्रसनी के बारे में, ग्रसनी का हमारे पाचन तंत्र में क्या काम है, और इस प्रकार से जो है हमारी मदद करता है मनुष्यों के पोषण में, मनुष्य के पाचन तंत्र में ग्रसनी का क्या रोल है। तो आइए, अगर आप नोट करना चाहते हैं इसको नोट कीजिए, फिर आगे तुरंत हम बढ़ते हैं। आइए अब हम देखते हैं ग्रसनी। मुख गुहा के पिछले भाग को ग्रसनी कहते हैं। 12 से 14 सेंटीमीटर लंबा एक ये शंक्वाकार भाग है, और इसके बारे में हम जानते हैं, जो कि मुख गुहा के पिछले भाग में अवस्थित होता है। तो देखिए इसकी लंबाई 12 से 14 सेंटीमीटर होती है। देखिए ग्रसनी मुख गुहा के पिछले भाग को ग्रसनी कहते हैं। यह 12 से 14 सेंटीमीटर का एक शंक्वाकार भाग है, जहां भोजन तथा वायु एक दूसरे से मिलते हैं। जहां क्या होते हैं, भोजन तथा वायु एक दूसरे से एक जगह मिलते हैं, यहां ये होता है, ठीक है। और इसके 3 भाग होते हैं। इसके कितने भाग होते हैं, ग्रसनी के 3 भाग होते हैं। पहला नसिका ग्रसनी, दूसरा मुख ग्रसनी, तीसरा कंठ ग्रसनी। इसमें जो नसिका ग्रसनी या नसिका कोष्ठ के पीछे होता है, नसिका ग्रसनी नसिका कोष्ठ के इधर अवस्थित होता है, पीछे अवस्थित होता है, जिसमें अंतः नसिका पाए जाते हैं। जिसमें क्या पाए जाते हैं, अंतः नसिका पाए जाते हैं, ठीक है। मुख ग्रसनी मुख गुहा के पीछे होता है तथा चबाए हुए भोजन को आगे की ओर प्रशस्त करता है। देखिए यहाँ पे मुख ग्रसनी जो होता है मुख गुहा के पीछे होता है, मुख गुहा के पीछे होता है तथा चबाए हुए भोजन को आगे की ओर, चबाए हुए भोजन को क्या करता है, आगे की ओर प्रशस्त करता है। कंठ ग्रसनी सबसे निचला भाग, जिसमें 2 छिद्र होते हैं। अब यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट आपको समझना है, कंठ ग्रसनी जो होता है ये सबसे निचला भाग होता है, जिसमें 2 छिद्र होते हैं। एक होता है निगल द्वार, जो आहार नाल के अगले भाग में खुलता है, निगल द्वार आहार नाल के अगले भाग में खुलता है। और कंठ द्वार जो श्वास नली में खुलती है, जो भोजन के निगलने के समय कंठ द्वार को ढक देती है। अब देखिए हम लोग जानते हैं कि हम लोगों को बड़े बुजुर्ग या हमारे घर में जब हम खाना खाते रहते हैं तो हमसे बड़े जो होते हैं या हमारे माता पिता कोई भी होते हैं, वो हमको मना करते हैं, भाई खाना खाने वक्त मत बोलो। तो क्यों नहीं बोलो, क्योंकि होता क्या है, देखिए यहाँ पे नली एक ही है, यहाँ पे एक नली ग्रसनी है, एक श्वास श्वसन नली यहाँ होता है,
है ना, यहीं पे एक क्या होता है इसके ठीक पीछे, जो दोनों यहाँ के मिलता है ना। और दोनों को जो है कंठ द्वार के द्वारा जो है, जैसे कि मान के चलिए आप खाना को घोंटते हैं, तो जब आप निगलते हैं खाना को, तो ये जो कंठ द्वार होता है, जो भोजन के निगलने के समय कंठ द्वार को ढक देता है, ठीक है, जिससे कि उसमें खाना ना जाए। अगर खाना चला जाता है तो ऑटोमेटिक आप क्या करते हैं, हमारे यहाँ हमारे बॉडी के अंदर क्या है, ऐच्छिक क्रिया अनैच्छिक क्रियाएं तंत्रिका तंत्र के माध्यम से जो है वो चलता रहता है, जो कि नियंत्रण नामक सवाल में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, उसको जो है गए हुए भोजन के दाने अगर हम बात करेंगे तो क्या होगा, वो कंठ के अंदर जो है वो चला जाता, थोड़ा भी चला जाता तो हम खोखी करना, मतलब उल्टी के जैसा होने लगता है, या हम खांसने लगते हैं, जिससे कि वो बाहर निकल जाए। ऐसा व्यवस्था हमारे बॉडी के अंदर बहुत ही खतरनाक तरीका से जो है ऊपर वाले ने सेट किया है, बनाया है ना, रचनाएं की है। तो समय कर्ण द्वार को ढक देती है, जिससे भोजन का श्वास नली में प्रवेश करने की संभावनाएं खत्म हो जाती है। और जब ये भोजन निगला जाता है तो यहाँ पे जो ये नली होती है, यहाँ इसी के पास होता है, और क्या करता है, ये जो कंठ देख रहे हो आप, कंठ द्वार क्या करता है, इसको ऊपर से इस प्रकार से ढक देता है। यहीं से एक निकलती है, जो कि इस फिगर में दिखा पाना संभव नहीं है इस डायग्राम में, और हम कोशिश करेंगे आगे एक ग्राफिक के द्वारा आपको हम समझाएं, है ना, तब आप समझ जाओगे इस चीज को। लेकिन यहाँ समझने से मतलब है ना। कंठ द्वार का काम क्या है, जो श्वास नली में खुलता है, जो भोजन को निगलने के समय कंठ द्वार को ढक देता है, जिससे भोजन श्वास नली में प्रवेश करने की संभावनाएं खत्म हो जाती है, जिससे हमारे बॉडी को हानि हो सकता है अगर कंठ द्वार उसको बंद नहीं करेगा। तो इसका काम ये है। अब देखिए ग्रास नली, ये 20 से 25 सेंटीमीटर लंबी पतली मांसल नली है ना, जो ग्रीवा से होते हुए डायफ्राम को लांघते हुए अमाशय में खुलती है। अब यहाँ पे डायफ्राम आपको हम समझाते हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये जो है, ये क्या है, डायफ्राम है। इस डायफ्राम का काम क्या है, इस डायफ्राम का काम क्या है, इस डायफ्राम का काम ये है, जो हमारे पाचन तंत्र और ऊपर का जो भी है हार्ट दोहरी परिसंचन तंत्र जो है, परिसंचन तंत्र है, उसके बाद श्वसन तंत्र है, इस सारे को जो है डिवाइड करने का काम जो करता है वो डायफ्राम करता है। तो यहाँ पे आप देखो, इस ये जो है ये डायफ्राम है ना। और ये 20 यहाँ पे ग्रास नली जो होती है, यह 20 से 25 सेंटीमीटर लंबी पतली मांसल नली है, जो ग्रीवा से होते हुए डायफ्राम को लांघते हुए अमाशय में जो है, यहाँ से अमाशय, इसकी लंबाई कितनी होती है, 20 से 25 सेंटीमीटर, ये अमाशय में जाके खुलती है। भोजन के पहुंचते ही ग्रास नली की दीवार में एक विशेष प्रकार का संकुचन या फैलाव शुरू हो जाता है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या होता है, जब इस नली में भोजन आते हैं तो बहुत ही यहाँ का जो प्रोसेस है, बहुत खतरनाक प्रोसेस है। यहाँ पे आप देखो, इसको समझाते हैं हम। यहाँ पे जैसे मान के चलिए ग्रास नली है ना, इसको समझ लो ग्रास नली, ठीक है। और जब इसमें भोजन इन करेगा, जब इसमें खाना, जब आप इसको निगलोगे भोजन को, है ना, जब इसमें मान के चलो छोटी टुकड़ाएं आएगी, तो क्या होगा, यहाँ पे देखो इस टाइप से जो है, इस टाइप से जो है भोजन जो है आगे ट्रेवल करने लगता है। यहाँ आएगी, फिर इसको यहाँ से ये पुश करेगा आगे, यहाँ आएगी, इस फिर यहाँ से इसको पुश करेगा, यहाँ आएगी, यहाँ आएगी। इस तरह से भोजन जो है यहाँ से होते हुए अमाशय में आके स्टोर हो जाती है। तो यहाँ पे आप समझो, ये जो पुश हो रहा है, गति हो रहा है, इसको कहते हैं क्रमाकुंचन गति। क्या कहते हैं, इस प्रकार का जो मतलब फैलना सिकुड़ने की जो गति है, संकुचन की गति है, क्रमाकुंचन गति इसको कहते हैं, है ना। तो भोजन के पहुंचते ही ग्रास नली की दीवार में एक विशेष प्रकार की संकुचन या फैलाव शुरू हो जाता है, जिसे क्रमाकुंचन कहा जाता है। क्रमाकुंचन गति के कारण ही भोजन धीरे धीरे ग्रास नली से नीचे की ओर खिसकता जाता है। ग्रास नली में पाचन की कोई क्रिया नहीं होती है, यह केवल भोजन को अमाशय में पहुंचाने का में मदद करता है। यहाँ पे देखिए, अगर ये क्रमाकुंचन गति नहीं होगा तो हम कुछ भी खाएं फटाक से जो है अमाशय में जाकर के जो है, जो कि वहां पे बहुत ही कोमल कोमल जो है जठर ग्रंथियां होती है, उसको आघात कर सकता है, या हमारे अमाशय की दीवार को आघात कर सकता है, चोट लग सकता है, घायल हो सकते हैं हम, है ना, अंदर की दीवारें डैमेज हो सकती है। कोई जटिल चीज हम खा लिए, जो भोज्य पदार्थ को निगल लिए, मतलब अंदर निकालते हैं, तो अगर क्रमाकुंचन गति ना हो तो सीधे जो है हमारे अमाशय की दीवार को हानि करेगी। इसलिए ये हमारे बॉडी के लिए बहुत ही जरूरी है क्रमाकुंचन गति, जो कि ग्रास नली के
द्वारा होता है ना। और ग्रास नली में कोई पाचन क्रिया नहीं होती है। ग्रास नली सिर्फ भोजन को क्रमाकुंचन गति से जो है हमारे आमाशय की ओर पहुंचाता है, और उसकी जो शिराएं हैं आमाशय में जाके खुलती है और भोजन वहां पहुंच जाता है। तो आगे हम देखेंगे अभी जो आमाशय में जो भोजन पहुंचता है वहां पे जो है हमारे मुंह में पाचन हुआ, मुंह में पाचन होने के बाद ग्रास नली के द्वारा जो आमाशय में पहुंचा है, उस आमाशय के अंदर भोजन के साथ क्या होता है उसको हम समझते हैं, उसमें शरीरीकरण किस तरह से होता है उसको हम आगे अभी समझते हैं। ये अब हम लोग आमाशय के बारे में देखते हैं और इसकी क्या भूमिका है भोजन के पाचन में। तो आमाशय जो कि आप देख रहे हो, ये जो फिगर डायग्राम आप सामने देख रहे हो, ये एक आमाशय की डायग्राम है जो कि ग्रास नली से जो है भोजन यहाँ आकर के जमा होता है। इसके बाद इसके भोजन के साथ क्या होता है वो हम समझते हैं। आमाशय यह एक चौड़ी थैली जैसा संरचना है, यह एक चौड़ी थैली जैसा क्या है, एक संरचना है। आमाशय की भित्ति में 3 बेलनाकार जठर ग्रंथियां मौजूद होती है। इसके भित्ति में 3 बेलनाकार क्या होता है, जठर ग्रंथियां मौजूद होती है, जिनमें जठर रस का स्रावन होता है, जिसमें मुख्यतः हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, एंजाइम पेप्सिन व सलेस्मा मौजूद होता है। ये जो जठर रस का स्रावन करता है उसमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, पेप्सिन और सलेस्मा जो है वो स्रावन करता है, जो मौजूद होता है इसके अंदर। एचसीएल अम्ल एक अम्लीय माध्यम तैयार करता है जो पेप्सिन एंजाइम की क्रिया में सहायक होता है। अब देखिए यहाँ पे क्या है ना, पेप्सिन जो है तभी काम करेगा जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल उस भोज्य पदार्थ के साथ अगर मिलेगा तो पेप्सिन क्या करता है, उसके अंदर जो मौजूद प्रोटीन है उसका पाचन करता है ना। तो उसके लिए अम्लीय माध्यम होना जरूरी है। तो एचसीएल अम्ल एक अम्लीय माध्यम तैयार करता है जो पेप्सिन एंजाइम की क्रिया में सहायक होता है। पेप्सिन का कार्य प्रोटीन का खंडन करना होता है। पेप्सिन का काम क्या होता है आमाशय के अंदर, प्रोटीन का खंडन करना, और उस पेप्सिन को उस भोज मतलब पचाने के लिए जो उद्दीपन करता है ना, उसको उकसाता है या उसको सक्रिय करता है, कौन करता है, एचसीएल करता है। कौन करता है, एचसीएल करता है। और ये दोनों जो है एचसीएल पेप्सिन, एचसीएल क्या करता है, और ये जो हमारे आमाशय के अंदर एचसीएल, जैसे कि आप जानते हो हमारे पेट का पीएच मान से 1 से लेकर के 14 तक पीएच स्केल होता है, उसमें हमारे पेट का पीएच मान कितना होता है, 2 होता है, जो कि स्ट्रॉन्ग एसिड है ना, बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसिड हो जाता है ना। 1-2 स्ट्रॉन्ग एसिड के अंतर्गत आते हैं। वो हमारे आमाशय के अंदर ये जो जठर रस है ये रिलीज करते हैं, जठर ग्रंथियां जो है रिलीज करते हैं, है ना। तो पेप्सिन कार्य प्रोटीन का खंडन करना होता है। पेप्सिन भोजन के प्रोटीन पर कार्य कर उसे पेप्टोन में बदल देता है। अब आमाशय के अंदर प्रोटीन पर जो पेप्सिन कार्य करता है उसे किस में बदल देता है, इसको ध्यान में रखना है। आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा पेप्सिन का कार्य प्रोटीन का खंडन करना होता है। आमाशय के अंदर प्रोटीन का खंडन करने का काम किसका होता है, पेप्सिन का होता है। पेप्सिन भोजन के प्रोटीन पर कार्य कर किसी में बदल देते हैं, पेप्टोन में बदल देते हैं। और म्यूकस या देखो म्यूकस या सलेस्मा, म्यूकस या सलेस्मा दोनों एक ही नाम है। सलेस्मा क्या करता है, हमारे बॉडी के अंदर जो आमाशय है इसके अंदर जो भोजन का डाइजेशन होता है ना, तो इस डाइजेशन में क्या होता है, एचसीएल रिलीज होती है ना। तो एचसीएल जो रिलीज होती है तो क्या करता है, ये जो आप देखो यहाँ पे ये सलेस्मा, यहाँ पे ये जो दीवार है आमाशय की दीवार है, इससे एचसीएल से प्रोटेक्ट करने का काम करता है, बचाने का काम करता है। कौन करता है, सलेस्मा या म्यूकस। तो समान परिस्थिति में सलेस्मा आमाशय के आंतरिक दीवार की अम्ल से रक्षा करने का काम है। यहाँ पे क्या काम है सलेस्मा का, हमारे आमाशय के अंदर क्या है, तो समान परिस्थिति में आमाशय सलेस्मा के आंतरिक दीवार का क्या करता है, रक्षा करने का काम करता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जीवाणु की, देखिए अब हमारे पेट के अंदर जब हम भोजन ग्रहण करते हैं तो उसमें बहुत सारे जीवाणु आ जाते हैं जो हमारे हेल्थ के लिए सही नहीं है, हमारे बॉडी के लिए सही नहीं होते हैं। बहुत अतिरिक्त मात्रा में अगर आ जाता है, जैसे कि भोजन बहुत पुरानी है जिसमें जो है मतलब बहुत सारे बैक्टीरिया फॉर्म हो गए हैं, तो क्या होता है, हम हमारे शरीर के अंदर फूड पॉइजनिंग, हमारे पेट के अंदर फूड पॉइजनिंग हो जाता है। तो उसमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या करता है, जीवाणुनाशक की तरह भी कार्य करता है और तथा भोजन के साथ आने वाले बैक्टीरिया को नष्ट कर देता है। मनुष्य के आमाशय में प्रतिदिन क्या होता है, 3 लीटर जठर रस का स्रावन होता है। अब यहाँ पे एक चीज आपको हम समझाते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपके लाइफ के लिए बहुत ही अहमियत रखती है। तो यहाँ पे देखिए, पहले हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जीवाणुनाशक की तरह कार्य करता है आमाशय के अंदर तथा भोजन के साथ आने वाले बैक्टीरिया को नष्ट कर देता है ना। मनुष्य के आमाशय में प्रतिदिन लगभग कितना
लीटर जठर रस का श्रावण होता है तो 3 लीटर। लेकिन होता क्या है, अगर जठर रस की श्रावण ज्यादा होने लगी और उसके अपेक्षा अगर सलेस्मा का बनना कम हो जाता है तो क्या होता है, हमारे पेट के अंदर यहाँ आमाशय में जो है, यहाँ पे उसकी गड्ढा में जो है एक, मतलब उसकी जो जठर बेलनाकार जो जठर रस जहां से रिलीज होता है उसके बगल में क्या होता है, बेलनाकार जो है गड्ढानुमा जो है संरचना हो जाती है और धसा हुआ संरचना उत्पन्न हो जाती है, जो कि अमाशय के अंदर अम्लीय, अगर जो है अम्ल का ज्यादा मतलब श्रावण होने लगे, अत्यधिक मात्रा में श्रावण होने लगती है और उसके अपेक्षाकृत अगर श्लेष्मा या म्यूकस का श्रावण कम हो तो क्या होता है, उससे हमारे अमाशय के अंदर जो है एक बेलनुमाकार जो है एक अंदर की ओर धसा हुआ एक घाव हो जाता है, जिसे हम खास करके बोलते हैं मतलब अल्सर, अल्सर का नाम देते हैं। ये इसको जो है हम लोग डॉक्टरी भाषा में पेप्टिक अल्सर भी कहते हैं। क्या कहते हैं, पेप्टिक अल्सर का फॉर्म वो हो जाता है, जो कि होने का सबसे प्रमुख कारण है अगर हम अपना लाइफ स्टाइल अगर अनियमित रूप से जो है, टाइम टेबल मेरा जो है अनियमित हो गया है ना, कोई निश्चित टाइम टेबल नहीं है खाने पीने का, अत्यधिक दिन हम व्रत करते हैं या उपवास करते हैं, खाली पेट अत्यधिक दिन रहते हैं, हर समय जो है खाने का टाइम मेरा जो है एक समय जैसा नहीं, अगर हम लोग का जो टाइम टेबल है वो अगर सही नहीं है तो इस प्रकार से क्या होता है, हमारे पेट के अंदर जो जठर रस का स्रावन है जिसमें अम्लीय HCl जो है वो अत्यधिक मात्रा में रिलीज होने लगता है, जो हमारे आमाशय के आंतरिक परत को, जो दीवार को जो है क्षति पहुंचाता है, जो बाद में जाकर के पेप्टिक अल्सर का रूप लेता है। और ये हानिकारक दुष्प्रभाव इसके हमारे बॉडी पे देखे जाते हैं। इसका मुख्य कारण ये है कि हम अत्यधिक टाइम खाली पेट रहते हैं, जिसके कारण ये प्रॉब्लम होता है ना। तो अमाशय में प्रोटीन के अतिरिक्त भोजन के वसा का भी पाचन प्रारंभ होता है। अमाशय में क्या होता है, एक प्रोटीन को पेप्टोन में बदल लेता है ना, प्रोटीन को किसमें बदल लेता है, पेप्टोन में बदल दिया जाता है। उसके बाद अमाशय में प्रोटीन के अतिरिक्त भोजन का के वसा का भी पाचन प्रारंभ होता है। यहाँ वसा का आंशिक पाचन एंजाइम गैस्ट्रिक लाइफेज के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है, गैस्ट्रिक लाइफेज के द्वारा होता है। गैस्ट्रिक लाइफेज वसा को वसा अम्ल में तथा ग्लिसरॉल में बदल देता है। तो वसा को अमाशय के अंदर ग्लिसरॉल में बदलता है कौन, गैस्ट्रिक लाइफेज के द्वारा होता है। गैस्ट्रिक लाइफेज वसा को वसा अम्ल तथा ग्लिसरॉल में बदल देता है। जब ये सारे को जो है मतलब प्रोसेस होने के बाद क्या होता है, अमाशय में अब भोजन का स्वरूप गाढ़े लय की तरह हो जाता है, जिसे कायम कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं, कायम कहते हैं, कायम कहते हैं। कायम अमाशय के पाइलोरिक छिद्र जो होता है के द्वारा छोटी आंत में पहुंचा देती है। अब देखिए यहाँ पे जो कायम है ना, कायम मतलब आप जब कभी भी आपको उल्टी हुआ होगा तो आप देखे होंगे कि जब उल्टी में वो भोजन निकलता है तो उसकी स्थिति क्या होती है, वो अमाशय के अंदर कायम मतलब बन गया होता है, या मतलब अमाशय उसको जो है सरलीकरण कितना जबरदस्त तरीके से हो गया रहता है। और आप कभी गौर किए होंगे, यहाँ पे जब हम उल्टी करते हैं तो क्या होता है, HCl बहुत अधिक मात्रा में होता है। फूड पॉइजनिंग किसी को हो गया, उल्टी हो रही है ना, भोजन का सही ढंग से पाचन नहीं हुआ तो अम्ल तो उसके अंदर मिला ही हुआ है। लेकिन क्या होता है, जब हम उल्टी करते हैं तो आप गौर किए होंगे, उल्टी करने के साथ क्या होता है, हमारे मुंह से बहुत ज्यादा लार निकलते हैं। क्या निकलते हैं, लार निकलते हैं। क्यों निकलते हैं, जब उल्टियां होती है तो हमारे लार ग्रंथियां जो है वो बहुत अधिक मात्रा में लार का श्रावण करते हैं, जिससे कि लार का गुण क्या होता है, क्षारीय, जो HCl जो उस भोजन में मिला हुआ है, अगर वो हमारे ग्रसनली या मुंह के अंदर अगर वो सही मात्रा में अगर लार नहीं बनेगा तो क्या होगा, हमारे ग्रसनली के अंतः गले के अंदर जो भी अंतर नलिकाएं हैं, ग्रसनली के अंदर जो मुख के अंदर जो ग्रसनली के अंदर जो नलिकाएं हैं उसको वो क्षति कर सकता है ना, प्रभावित कर सकता है, जिसके लिए लार हमें उस परिस्थिति से बचाता है, बचाने का काम करता है। तो आइए अब हम देखते हैं ये भोजन कहाँ पहुंचा। अब कायम कहते हैं, कायम जो लास्ट प्रोसेस है, और कायम बनने के बाद कायम अमाशय के पाइलोरिक छिद्र से होते हुए कहाँ पहुंच जाता है, छोटी आंत में। अब छोटी आंत में भोजन का क्या होता है अभी हम देखते हैं। अब देखते हैं छोटी आंत, जो कि 3 हिस्सा इसके होते हैं, पहला ग्रहणी, जजुनम, इलियम, है ना। तो अब इसके अंदर भोजन का पाचन कैसे होता है उसको हम समझते हैं। छोटी आंत, क्षुद्रांत्र भी इसको हम कहते हैं। इसके 3 भाग होते हैं, ग्रहणी, जेजुनम, इलियम, है ना। छोटी आंत आहार नाल का सबसे लंबा भाग है। मनुष्य में इसकी लंबाई लगभग 6 मीटर तथा चौड़ाई 2.5 सेंटीमीटर होती है। तो आपको हम एक बात बता देते हैं, जैसे कि ये आप देख रहे हो इंसानों में कितना है, 6 मीटर लंबा है ना। तो ये शाकाहारी जंतु जो होते हैं
और मांसाहारी जंतु जो होते हैं उसमें खास करके आप देखोगे जो शाकाहारी जीव जंतु हैं उसमें छोटी आंत की लंबाई ज्यादा होती है अपेक्षाकृत मांसाहारी जीव जंतुओं के, क्योंकि शाकाहारी जंतु के भोजन वो घास पेड़ पौधे खाते हैं, है ना, प्लांट्स को खाते हैं, छोटे छोटे घास पौधे को खाते हैं, उसमें सेलुलोज की मात्रा, सेलुलोज को पाचन के लिए छोटी आंत की लंबाई ज्यादा होती है। लेकिन मांसाहारी जीव की छोटी आंत की लंबाई अपेक्षाकृत शाकाहारी जीव की छोटी आंत से कम होती है। रीजन ये है कि उनको सेलुलोज का पाचन करना नहीं होता है, सेलुलोज का पाचन शाकाहारी जीव जंतु करते हैं, इसीलिए उनकी छोटी आंत की लंबाई ज्यादा होती है अपेक्षाकृत मांसाहारी जीव की। तो छोटी आंत को दो ग्रंथियों से श्रावण प्राप्त होता है, यकृति तथा अग्नाशय, यकृति तथा अग्नाशय पेनक्रियाज, है ना। यकृति से पित्तरस का स्राव होता है जिसका भंडारण पित्ताशय में होता है। यकृति से पित्तरस का स्रावन एक दिन में कितना होता है? यकृति से पित्त का स्रावन एक इंसान के बॉडी के अंदर 6 ml से लेकर के 1200 ml, 600 ml से लेकर के 1200 ml तक होता है। कहाँ होता है? यहाँ होता है, पित्तरस में इसका भंडारण होता है। समझ रहे हैं आप? तो यकृति से पित्तरस का स्रावन होता है जिसका भंडारण पित्ताशय में होता है, जो कितना होता है? 600 मिलीलीटर से लेकर के 1200 मिलीलीटर तक एक दिन में होता है एक इंसान के बॉडी के अंदर। जो खाना पीना टाइमली नहीं खाते हैं तो क्या होता है? पित्त यकृति पित्तरस पित्ताशय में जो है भंडारण करके छोड़ देता है। लेकिन आप देखे होंगे पित्त की थैली में पथरी हो जाता है, गॉल ब्लैडर में स्टोन हो जाता है। रीजन ये होता है जिसका खाना पीना का कोई टाइम टेबल नहीं होता है। एक निश्चित टाइम टेबल से खाने वाले इंसान के अंदर ये बैलेंस चलता है, लेकिन जो अनिश्चित टाइम टेबल से जो खाना पीन करते हैं, है ना, उनका ये अनबैलेंस हो जाता है और आगे जाकर के आप इसका परिणाम देखते हो, दुष्परिणाम देखते हो कि पित्त के थैली में स्टोन हो जाता है। डॉक्टर बाद में इसको काट के निकाल देती है। उसका सबसे एक प्रमुख कारण है टाइम टेबल से खाना नहीं खाना, भोजन का नहीं करना, है ना। यकृति पित्तरस का श्रावण होता है जिसका, और ये बॉडी के अंदर जो यकृति है, लीवर है, वो 1.5 kg का होता है, सबसे बड़ी ग्रंथि है। समझे इस बात को? तो जिसका भंडार पित्ताशय में होता है, यह शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, ये शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। इसका भार करीब कितना होता है? 1.5 kg। पित्त गाढ़ा एवं हरा रंग का होता है, पित्त गाढ़ा एवं हरा रंग का क्षारकीय द्रव होता है, एंजाइम नहीं होता, इसके अंदर कोई एंजाइम नहीं होता। पित्त के निम्नलिखित 2 कार्य हैं, आइए हम इसको समझते हैं। यह अमाशय से आने वाले अम्लीय भोजन को क्षारीय रूप में परिवर्तित कर देता है। ये अमाशय से आने वाले अम्लीय भोजन जो कि हमारे छोटी आंत को खराब कर सकती है, क्योंकि वो उसका पीएच मान कितना होता है? 2। HCl का पीएच मान कितना होता है? 2, जो कि भोजन में मिला हुआ है। अगर वो छोटी आंत की तरफ बढ़ेगा, अगर उसको क्षारीय नहीं किया जाए तो छोटी आंत की दीवार को खराब कर देगा, मतलब बर्बाद कर देगा, डैमेज कर देगा, इफेक्ट कर देगा। तो इसके लिए उसे क्षारीय होना जरूरी है। तो यह अमाशय से आने वाले अम्लीय भोजन को क्षारीय रूप में परिवर्तित कर दे, ताकि अग्नाशय से आने वाले एंजाइम उस पर क्या करे? कार्य करे। अग्नाशय से आने वाले एंजाइम उस पर टूट पड़ेगा, है ना। दूसरा कार्य क्या है? पित्त लवण भोजन में उपस्थित वसा को छोटे छोटे गोलिकाओं में खंडित कर देती है, जिससे उन पर एंजाइम की क्रियाशीलता बढ़ जाती है। देखिए, पित्त लवण भोजन में उपस्थित वसा को छोटे छोटे गोलिकाओं में, क्योंकि अमाशय से जो आता है वो बड़ी बड़ी गोलिकाओं में आता है, उसको छोटी छोटी गोलिकाओं में खंडित कर देता है, ताकि अग्नाशय से आने वाले एंजाइम इस पर जो है प्रॉपर ढंग से काम करे, है कि नहीं। अब देखिए, इस चीज के बारे में हम लोगों ने समझ लिया, है ना। अब समझते हैं अग्नाशय। अब क्या समझते हैं अग्नाशय के बारे में? अग्नाशय जो है हमारे बॉडी के अंदर, है ना, ये आप देख रहे हो, ये येलो कलर का होता है, यहाँ अवस्थित होता है, ठीक अमाशय के नीचे, ठीक है। ये अग्नाशय है। अग्नाशय अमाशय के ठीक नीचे तथा ग्रहणी के घेरे पीले रंग का एक ग्रंथि होता है। अग्नाशय में अनेक पतली पतली नलिकाएं होती है, जो आपस में जुड़कर एक बड़े अग्नाशय का वाहिनी का बनाती है। अग्नाशय रस का स्रावन करता है। अग्नाशय रस का स्रावन करता है। एक क्वेश्चन यहाँ पे और पूछा जा सकता है, अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी ग्रंथियां, ऐसे मतलब ग्रंथि का नाम बताइए जो अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी दोनों हैं। तो आपको बताना पड़ेगा अग्नाशय अंतःस्रावी ग्रंथि भी है और बाह्यस्रावी ग्रंथि है। अंतःस्रावी ग्रंथि जैसे कि अभी हम समझेंगे, अग्नाशय रस का स्रावन अंतःस्रावी ग्रंथि तौर पे करती है, और बाह्यस्रावी ब्लड के अंदर इंसुलिन की मात्रा को बढ़ा करके बॉडी के अंदर जो रक्त के अंदर जो शुगर मतलब चीनी की मात्रा
शर्करा की मात्रा अगर बढ़ गई है उसको नियंत्रित करने के लिए इंसुलिन नाम का हार्मोन को रिलीज करता है ब्लड के अंदर, जिससे जो है वो बाह्य श्रावण करता है, यहाँ पे अंतः श्रावण करके भोजन के अंदर जो है एंजाइम छोड़ने का काम करता है, अग्नाशय रस का जो है श्रावण करता है, जिससे प्रोटीन के पाचन के लिए ट्रिप्सिन एंजाइम होता है। वहां पे हम लोगों ने अभी देखा आमाशय के अंदर पेप्सिन क्या करता है, पेप्टोन, प्रोटीन को पेप्टोन में बदलता है। यहाँ पे प्रोटीन के पाचन के लिए ट्रिप्सिन एंजाइम होता है, जिसमें इमल्सीकृत प्रोटीन के पाचन के लिए ट्रिप्सिन एंजाइम होता है, इमल्सीकृत वसा का पाचन के लिए लाइपेज होता है, मंड के खंडन के लिए अग्नाशय एमिलेज होता है। यहाँ वहां पे प्रोटीन के पाचन के लिए क्या होता है, पेप्सिन, यहाँ पे क्या होता है, ट्रिप्सिन। वहां पे क्या होता है, ट्रिप्सिन। किसके पाचन के लिए, प्रोटीन के पाचन के, इसको हमको याद रखना है ना। और वसा के पाचन के लिए क्या होता है, लाइपेज होता है, वह मंड के खंडन के लिए अग्नाशय एमिलेज होता है। तो इस प्रकार से जो है हमारे बॉडी के अंदर अग्नाशय और यकृति, जब आमाशय से भोजन आगे आती है तो यकृति उसको पितरस के माध्यम से उसको क्षारीय बना देती है, जिससे उस पे अग्नाशय से आने वाले एंजाइम, अग्नाशिक एंजाइम जो है वो प्रॉपर ढंग से उस पे अग्नाशिक रस उस पे प्रॉपर ढंग से काम करे, जिससे कि उसके वसा का पाचन हो सके, प्रोटीन का पाचन हो सके। और इसके बाद भोजन जो है मंड खंडन के लिए अग्नाशय एमिलेज होता है और भोजन आगे जो है छोटी आंत की ओर, प्रवर्ध की ओर बढ़ जाता है। आगे दीर्घरोम किस प्रकार से भोजन का अवशोषण करता है छोटी आंत में, उसका डायग्राम के साथ अभी हम लोग समझने वाले हैं। छोटी आंत के बारे में हम देखते हैं, अभी हम लोगों ने देखा। और छोटी आंत जो है जिसे हम क्षुद्रांत कहते हैं, इसमें भोजन का अब क्या होता है इसको हम देखते हैं। छोटी आंत क्षुद्रांत की भित्ति में ग्रंथि होती है ना, छोटी आंत के क्षुद्रांत की भित्ति में ग्रंथि होती है, जहां से जो है आंतरस का श्रावण करता है। और इसमें उपस्थित एंजाइम अंतः प्रोटीन को अमीनो अम्ल में, जैसे कि आमाशय में जो है प्रोटीन को पेप्टोन में चेंज किया गया था, यहाँ पे प्रोटीन को अमीनो अम्ल में, जटिल कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज तथा वसा को वसा अम्ल ग्लिसरॉल में जो है परिवर्तित कर दिया जाता है। क्षुद्रांत के आंतरिक स्तर पर अनेक उंगली जैसे प्रवर्ध होते हैं। क्षुद्रांत जो होता है छोटी आंत, उसके आंतरिक स्तर पर क्या होता है, बहुत सारे जो है उंगली जैसे जो है, इसके आंतरिक स्तर पे बहुत सारे उंगली जैसे प्रवर्ध होते हैं। ये प्रवर्ध हैं, ये सारे क्या हैं, जिसे हम दीर्घरोम कहते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, दीर्घरोम कहते हैं। ये अवशोषण का स्तर बढ़ा देता है। अब देखो यहाँ पे आप मान के चलो ये छोटी आंत है, ये छोटी आंत की नलिकाएं हैं, इसके आंतरिक स्तर पर इस टाइप से जो है ये प्रवर्ध निकले होते हैं। इससे बहुत सारे रुधिर वाहिकाएं आके जुड़ती है, जहां से जो है इसमें जो पाचित मतलब सरलकृत जो भोजन है, जैसे कि ग्लूकोज और कार्बोहाइड्रेट, जो कुछ भी जिसका बॉडी के लिए वृद्धि और विकास के लिए जरूरी न्यूट्रिशन है, ये सारे जो है छोटी आंत में जो है प्रवर्ध से होकर के गुजरते हैं। प्रवर्ध में बहुत सारे जो है मतलब रक्त वाहिकाएं आकर के जो है जुड़ी रहती है। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो, ये 3 जो डायग्राम है ये प्रवर्ध के हैं। यहाँ पे बहुत सारे जो है सिराएं धमनी आकर के जुड़ी हुई है और यहाँ से अवशोषण होता है। यहाँ पे से क्या होता है, इस बॉडी के अंदर जो छोटी आंत से न्यूट्रिशन है उसका अवशोषण होता है और अवशोषण होकर के ब्लड के माध्यम से ये कोशिकाओं तक पहुंचता है, जहाँ पे इनका यूज जो है वृद्धि विकास टूट फूट की मरम्मत में की जाती है। और इस प्रकार जो है ये प्रवर्ध जो है इस छोटी आंत की स्तर को जो है ये बढ़ा दे रहा है। यहाँ आप देख रहे हो ना, इस स्तर को जो है ये प्रवर्ध उंगली नुमा जो है ये प्रवर्ध इसकी स्तर को बढ़ा दे रहा है, अवशोषण स्तर को बढ़ा देगा, ताकि जल्दी से जल्द पचे हुए भोजन का अवशोषण हो सके। और इस प्रकार से जो है ये प्रवर्ध की 3 डायग्राम है। आगे हम समझते हैं, जब इसका ये प्रोसेस हो जाता है, इसके पश्चात इस भोजन को आत्मसात करने की प्रक्रिया, अपचित भोजन को शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रिया क्रमशः संपन्न होती है, यहाँ से बड़ी आंत से होते हुए, और ये जो मलाशय है इसे निकलता है और बचे हुए जल जो है छोटी मतलब बड़ी आंत में उसका अवशोषण कर लिया जाता है। बड़ी आंत तक जल इसलिए अवशोषित नहीं होता है क्योंकि ये जो अपचित भोजन है उसको अपशिष्ट पदार्थ जो हमारे बॉडी के लिए कोई काम के नहीं, उसको बाहर निकालने के लिए उसको सरल लिक्विड, क्योंकि वो अगर पानी का अवशोषण छोटी आंत में हो जाएगा तो अपचित भोजन को बाहर निकालने में बहुत प्रॉब्लम होगी, है ना, सूखा पड़ जाएगा, जिसके कारण जो है बॉडी पे इसका सही इफेक्ट गलत इफेक्ट पड़ेगा। तो इसलिए जो है बड़ी आंत में जो है बचे हुए मतलब जल का जो है अवशोषण होता है। अपचित भोजन का शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रिया संपन्न होती है। बड़ी आंत में दीर्घरोम की सहायता से जल का अवशोषण होता है। बड़ी आंत में
दीर्घोम की सहायता से जो है बड़ी आंत में भी दीर्घोम होती है और वहां पे जो है दीर्घोम का काम जल का अवशोषण करना होता है। इस प्रकार से तो आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा और यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं और एग्जाम में डायरेक्टली पूछ लिए जाते हैं, तो शायद मैं आपको अच्छे से इसको समझा पाया हूँगा। अगर आपको अच्छा लगा होगा तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। तो चलिए, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।